हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोक्ष और आयशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आयशा का भाई उसकी लव मैरिज के सख्त खिलाफ था, जिसके चलते आयशा मोक्ष को अपने घर के पास वाले पार्क में मिलने बुलाती है और मोक्ष के आते ही उसे गले लगाकर बोलती है, मोक्ष, मेरे भैया हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे और मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आयशा, मुझे चाहे इस पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, मैं तुमको अपना बना कर रहूंगा। तुम किसी और की नहीं हो सकती। हाँ मोक्ष, I can't live without you। इसीलिए मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना हम भागकर कोर्ट मैरिज कर ले, ताकि हमारे घर वाले चाहकर भी हमें अलग ना कर सके। हाँ, मुझे लगता है यही सही होगा। जब तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर होगा तो तुम्हारा भाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम कल सुबह 11 बजे तैयार रहना, हम कल कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और फिर दोनों घर जाकर अगले दिन की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उनकी बातें वहाँ खड़ा एक आदमी सुन लेता है, जो आयशा के भाई दया को जानता था, जिसके बाद वो सारी बातें जाकर दया को बता देता है। अगले दिन आयशा और मोक्ष समय पर कोर्ट जाने के लिए मिलते हैं और जैसे ही वो कोर्ट के सामने पहुंचते हैं, तभी एक गाड़ी उनके आगे आकर रुकती है, जिसमें से आयशा का भाई दया उतरकर मोक्ष को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके कारण वो दूर जाकर गिरता है। तभी उसकी माँ सुषमा भी वहाँ आती है और अपने बेटे को जमीन से उठाती है। ये सारा मंजर देखते हुए आयशा कहती है, भैया आप यहाँ कैसे? अरे तुझे क्या लगा इस चिलगोजे के साथ भाग के शादी करने का प्लान बनाएगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे जितनी इसके अंदर हड्डियां नहीं होंगी ना, उससे ज्यादा तो इस शहर में जान पहचान है मेरी, समझी? भैया मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज हमारी शादी करवा दो। अरे शादी तो तेरी होगी, लेकिन इस छुछुंदर से नहीं, बल्कि मेरी पसंद के लड़के से। और तुम लोग अपने बेटे को काबू में रखना। अगर मेरी बहन के आसपास भी भटका तो अगली बार इसकी लाश लेकर जाओगे। आप चिंता मत करो, मेरा बेटा कभी नहीं मिलेगा आपकी बहन से। चल बेटा घर चल। नहीं माँ, मैं आयशा से प्यार करता हूँ और उसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रुक साले, तेरे प्यार का बुखार उतारता हूँ अभी। नहीं नहीं, हम इसे ले जा रहे हैं। मोक्ष की माँ उसे ले जा रही थी और दूसरी तरफ आयशा का भाई आयशा को दूर होता देखकर मोक्ष चिल्लाते हुए बोलता है, आयशा तुम चिंता मत करना, मैं आऊंगा तुमको लेने, जरूर आऊंगा। इसके बाद सुषमा मोक्ष को गाड़ी में बिठाकर उसके घर ले जाती है। तो दया आयशा को घर आने के 1-2 दिन मोक्ष को उसके माता पिता कमरे में बंद रखते हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी माँ सुषमा उससे बोलती है, बेटा मोक्ष, हमने तेरा रिश्ता सुनैना नाम की लड़की से तय कर दिया है, लेकिन पहले तुझे कुछ महीनों के लिए छुप कर रहना होगा, क्योंकि आयशा का भाई दया तुझे हर जगह ढूंढ रहा है। वो तुझे मारकर हमेशा के लिए आयशा की जिंदगी से दूर करना चाहता है। प्यार में जान दे भी दी तो क्या? अरे कम से कम लोग मेरी मिसाल तो देंगे कि एक लड़का था दीवाना सा, अपने प्यार के लिए मर मिट गया था। ये वक्त फिल्मी डायलॉग मारने का नहीं है, समझे? चुपचाप दूसरे शहर अपनी मौसी के घर जाओ और जैसे ही ये मामला शांत होगा, मैं सुनैना के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। कुछ भी कर लो, ना मैं किसी और से शादी करूंगा, ना मेरी आयशु। मोक्ष की माँ उसको कुछ महीनों के लिए अपनी बहन के पास भेजती है, लेकिन मोक्ष कहाँ शांत बैठने वाला था। वो अपने दिमाग में अलग अलग प्लान बनाता हुआ बोलता है, मैं यहाँ बैठे बैठे सब ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकता। क्यों ना सब कुछ ठीक करने के लिए शुरुआत मैं ही करूं। सबसे पहले अपनी शादी तुड़वाता हूँ। वैसे भी वो लड़की सुनैना का परिवार यहीं का रहने वाला है। मोक्ष अपनी मासी से बातों बातों में सुनैना का एड्रेस पता कर लेता है। फिर उसके घर जाकर उसकी माँ आशा और पिता मोहन से मिलकर बोलता है, नमस्ते आंटी जी, पहचाना आपने मुझे? हाँ बेटा, तुम हमारी होने वाली दामाद हो। सुषमा जी ने तुम्हारी फोटो भेजी थी। पर बेटा अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? वो अंकल जी देखिए, अब मेरी और आपकी बेटी की शादी होने वाली है, तो मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। मुझे ना नशे की बुरी लत है। मैं खाने और पीने के बिना रह सकता हूँ, लेकिन नशे के बिना नहीं। साथ ही मैं कोई काम नहीं करता,
क्योंकि मुझे जुआ खेलने से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसीलिए मैं कहना चाहता था कि आप अपनी बेटी को पैक बनाना सिखा देना, साथ ही पत्ते बांटना भी, ताकि शादी के बाद उसको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। मोक्ष की बातें सुनकर सुनैना के माता पिता बहुत हैरान होते हैं और उसके जाने के बाद सुषमा को कॉल करके अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ देते हैं। मोक्ष बाहर खड़ा होकर सब सुन लेता है, जिसके बाद वो खुशी में नाचते हुए बोलता है, आए बड़े मेरी शादी करवाने वाले। मैं मेरी आयशु का हूँ, वो बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी। 6 महीने गुजर गए अपनी आयशु को देखे। बस अगले महीने मैं अपने घर जाऊंगा, तब तक ये मामला भी शांत हो चुका होगा। फिर मैं चुपके से अपनी आयशा के साथ फुर्र। अगले महीने मोक्ष बड़ी ही चोट में अपने घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, ओ माँ, मेरी माँ, क्या हुआ? आपने मेरी शादी की तैयारियां नहीं की क्या? बस रहने दे, उन लोगों ने सामने से रिश्ता तोड़ा है तो जरूर कोई वजह होगी। कहीं तूने तो कुछ नहीं किया ना? कुछ भी मतलब? मौसी से पूछ लेना, मैं इन 7 महीनों में कहीं बाहर नहीं गया। ठीक है, अब यहाँ आ गया है तो घर में ही रहियो। फालतू इधर उधर घुमा तो टांगे तोड़ दूंगी। बस एक बार जाऊंगा, वो भी अपनी आयशा को भगाने। फिर ना आपके हाथ आऊंगा, ना उसके खूसट भाई दया के। मोक्ष अब आयशा से मिलने का प्लान बनाता है और अगले दिन तैयार होकर आयशा के घर के बाहर जाकर बोलता है, अब अंदर कैसे जाऊं? इतने में उसको आयशा के घर के मेन गेट से एक कार निकलती दिखाई देती है, जिसमें आयशा बैठी थी। वो कार के पीछे भागता है, जो कि एक स्वीट शॉप पर आकर रुकती है और कार में बैठा आदमी शॉप के अंदर जाता है और आयशा बाहर खड़ी थी और साथ ही उसका पेट भी थोड़ा फूला हुआ था। तभी मोक्ष उसके पास आकर गले लगकर बोलता है, मेरी जान, मेरी आयशा, कैसी हो तुम? यार मेरी याद में खा खा के पेट में गैस भर ली है क्या? ये तुमने अपना पेट कितना फुला लिया है? मोक्ष, तुम यहाँ पागल हो, थोड़ा दूर रहो। और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब है? तुमको लेने आया हूँ। तुम्हारे भाई के डर से माँ ने मुझे कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड कर दिया था, पर अब सब ठीक है तो मैं आ गया अपनी आयशु के पास। अच्छा, पर अब जाओ, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे अब हम दोनों किसी के हाथ नहीं आएंगे, चलो यहीं से भाग चलते हैं। वैसे जो बंदा अंदर गया है वो कौन है? तुम्हारे भाई ने कोई बॉडीगार्ड रखा है क्या? इतने में अंदर गया आदमी बाहर आता है और आयशा के पास खड़े आदमी को देखकर बोलता है, आयशा बेबी, ये कौन है? अरे जान, कोई नहीं था, बस एड्रेस पूछ रहा था तो मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो। ऐसे ज्यादा देर खड़े रहना हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है। क्या बच्चा? तुम प्रेग्नेंट हो? अरे भैया, बता दिया ना एड्रेस, अब जाते क्यों नहीं? और आपको क्या पड़ी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ या डिवोर्सी? क्या भैया? आयशा वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन मोक्ष ये सब सुनकर हैरान रह जाता है और उसकी गाड़ी को जाते देखकर बोलता है, आयशा, ये तूने अच्छा नहीं किया। अरे मैंने तेरे लिए तेरे खुसट भाई का थप्पड़ तक खाया, खुद का रिश्ता खुद ही तोड़वाया और तू किसी और के साथ चली गई। हे भगवान, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए। बेचारा मोक्ष, उसकी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई, जो ना घर का रहा और ना घाट का। आयशा तो अपनी जिंदगी में खुश थी, लेकिन मोक्ष को मोक्ष की प्राप्ति ना हो पाई। सुमन एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अपनी मम्मी शालिनी और पापा राज के साथ रहती थी। सुमन के बाल बहुत ही ज्यादा कर्ली और घने थे, जिस वजह से उसके बाल ना तो कॉम्ब हो पाते थे और ना ही उनका कोई हेयर स्टाइल बन पाता था। सुमन अक्सर ही अपने बालों को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी। वक्त बीतता जाता है। सुमन अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे ही वो अपने ऑफिस के पहले दिन के लिए बड़ी ही उत्सुकता के साथ तैयार होकर जाती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. So it's your first day. All the best. ओके सर। सुमन अपना काम करना शुरू कर देती है। थोड़े ही समय बाद लंच हो जाता है और वो खाना खाने के लिए ऑफिस की कैंटीन में जाती है, जहां सभी लोग उसके कर्ली बाल देखकर उसका मजाक बनाते हैं
कोई उसे मैगी तो कभी चाउमीन तो कोई चिड़िया का घोंसला कहकर अलग अलग अजीब से नामों से बुलाता और उसका खूब मजाक उड़ाते। ये सब सुनकर सुमन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। शाम को जब सुमन अपने घर पहुंचती है तो वो अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अरे सुमन मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों रो रही है? आज तो तेरे ऑफिस का पहला दिन था ना? किसी ने कुछ कहा क्या बेटा? बोल ना। माँ वो आज ऑफिस में सबने मेरा बहुत मजाक बनाया। मैं कभी नहीं जाऊंगी दोबारा वहाँ। बच्चे, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? कितने बुरे बाल है माँ मेरे। ना तो ठीक से कंघी हो पाती है, ना कोई हेयर स्टाइल बना पाती हूँ, और जिस दिन धोती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बालों में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। चल रोना बंद कर, इधर आ मेरे पास। मैं तेरे बालों में चम्पी कर देती हूँ, फिर तेरे बाल एकदम रेशम के धागे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी, आप मुझे झूठा दिलासा मत दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। और हाँ, अपने आप को जरा मजबूत बना और कल दोबारा ऑफिस जाना, और जो भी कोई कुछ बोले ना तो उसे नजरअंदाज कर देना। ठीक है माँ, चली जाऊंगी मैं। सुमन अगले दिन ऑफिस जाती है। लंच टाइम में जब वो लंच कर रही होती है तो एक बार फिर से उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ वीर नाम का एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आ जाता है और वो गुस्से से तेज आवाज में सभी से बोलता है, तुम सबको शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसा बोलते हुए? ऐसा भला कोई करता है? उसके बाल अगर कर ली है तो क्या हुआ, गंजी तो नहीं है ना, बाल तो है ना। और हाँ, किसी को जज करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वीर की बातें सुनकर पास खड़े सभी लोगों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और वो सभी सुमन से माफी मांगते हैं। सुमन भी सबको माफ कर देती है, साथ ही वीर को थैंक यू कहने के लिए उसके पास जाती है। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो ये लोग तो मेरा जीना हराम कर देते। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं उसकी ऐसे ही मदद करता। वैसे मेरा नाम सुमन है, और आपका? माई सेल्फ वीर वाधवा। तो फिर साथ में लंच करें? ओके ठीक है, वैसे भी मैं रोज अकेले ही खाना खाता था, आज से तुम्हारे साथ खा लिया करूँगा। ये चलो फिर। इस तरह वीर और सुमन के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। वक्त बीतता जाता है, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी करने का फैसला ले लेते हैं और साथ ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वीर ने सुमन को अपने घर वालों से अभी तक नहीं मिलवाया था, क्योंकि वीर के माता पिता शहर से दूर गांव में रहा करते थे। जब उन्हें अपने बेटे की शादी की खबर मिलती है तो वो अपनी नई बहू से मिलने के लिए शहर आते हैं। ऐसे ही सुबह सुबह घर के दरवाजे की बेल बजती है। वीर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी माँ सरोज और पिता सौरभ खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वीर खुशी से फूला नहीं समाता। सुमन जल्दी, माँ और बाबूजी आ गए। आइए ना माँ बाबूजी, अंदर आइए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। हाँ हाँ बेटवा, हमको भी बहुत खुशी हो रही है तुमको देखकर। अब तो हम अपनी नई बहुरिया से खूब सेवा करवाएंगे अपनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, आपकी बहू बहुत गुणी है, आपका इतना ख्याल रखेगी ना कि आप उसकी तारीफ ही करती रह जाओगी। तभी सुमन सर पर पल्ला किए, हाथों में चाय नाश्ता लिए वहाँ आती है और अपने सास और ससुर का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। माँ जी, बाबूजी, नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे बहू, जीती रहो, खुश रहो और सदा सुहागन रहो। माँ जी, आप दोनों ठीक से आ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई सफर में आपको? नहीं बहू, हम तो आराम से आए हैं। वैसे तुमने सर पर ये पल्ला क्यों रखा है? जरा अपने बाल तो दिखा। सुमन जैसे ही अपने सर से पल्ला हटाती है तो उसके कर्ली बाल बिखर जाते हैं, जिसे देखकर सरोज गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे हाय,
बहू ये क्या हुआ तेरे बालों को? ये बाल है या चिड़िया का घोंसला? वो माँ जी, मेरे बाल हमेशा से ऐसे ही हैं। हाय सत्यानाश हो तेरा। मेरे बेटे ने किस बेकार लड़की से शादी कर ली। हमारे पीछे वीर ने इस अफ्रीकन जैसे मोटे मोटे घुंघराले बालों वाली लड़की से शादी कर ली। हाय राम। सरोज अपनी बहू सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाती है और उसकी खूब बेइज्जती करती है। सुमन रोती हुई वहाँ से सब कुछ सुनकर चली जाती है। तभी वीर बोलता है, ये क्या तरीका है माँ, अपनी बहू से आते ही लड़ रही हो तुम। वीर ये कैसी बहू ले आया तू? इसके बाल तो देख जरा, ऐसा लग रहा है जैसे चावल लटक रही है। माँ उसे कुछ मत कहो आप, सुमन बहुत अच्छी लड़की है और वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। रिश्तेदारों की मुझे कोई परवाह नहीं है। कभी नहीं, मैं सच तो क्या सपने में भी कभी इसे अपनी बहू न मानूं। माँ आप उसके बालों पर मत जाओ, देखना आपको भी उस पर एक दिन बहुत गर्व होगा। उसके बालों की वजह से आप उसको जज मत करो। वक्त बीतता जाता है। सुमन अपने गुणों और अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। ये सब देखकर उसकी सास सरोज बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। और अब उन्हें सुमन के कर्ली बालों से भी कोई दिक्कत नहीं होती, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। निया एक बहुत बड़ी फूडी लड़की थी। उसे नॉनवेज खाना खाने का बहुत शौक था। वो अक्सर अलग अलग जगह जाकर नॉनवेज खाया करती थी। उसे नॉनवेज में बटर चिकन सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। वो अक्सर ही कभी घर में तो कभी बाहर ये सब मंगवाया करती थी। उसकी माता प्रिया और पिता केशव को अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन निया, अरे बेटा निया, अरे उठ जा, सुबह के 6:30 हो गए हैं, कब तक सोती रहेगी? हाँ माँ, क्यों परेशान कर रही हो सुबह सुबह? अच्छा, मैं तुझे परेशान कर रही हूँ? अरे दुनिया के बच्चे सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं और तू खाट तोड़ रही है यहाँ पे। अरे मुझे कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज की, मैं ऐसे ही फिट हूँ। निया तुरंत तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि कॉलेज में एक अमन नाम का बहुत ही हैंडसम सा लड़का प्रिंसिपल से बात कर रहा है। निया उनके पास जाती है और बोलती है, हेलो। ओह हेलो निया, इससे मिलो, ये है अमन, न्यू एडमिशन है। क्योंकि तुम स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसकी हर तरीके से मदद करो। निया और अमन प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। निया उसे पूरा कैंपस घुमाती है। कैंपस घूमने के बाद वो लोग खाना खाने के लिए कैंटीन में जाते हैं। निया जैसे ही अपना टिफिन खोलकर अपना खाना शुरू करती है, तब अमन उसके टिफिन में अंडा भुर्जी देखकर उससे कहता है, तो तुम नॉनवेज खाती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो मैं नॉनवेज में सब खा लेती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तो मुझे बटर चिकन खाना पसंद है। सोचते ही मुंह में पानी आ गया। अच्छा, वैसे तो बटर चिकन मुझे भी बहुत पसंद है, पर जब से यहाँ आया हूँ तब से नहीं चखा। मुझे तो अपने शहर के बटर चिकन की काफी याद आ रही है। अरे टेंशन क्यों लेते हो, चलो फिर किसी दिन साथ में तुम्हें सबसे बढ़िया बटर चिकन खिलाऊंगी। उंगलियां चाटते ना रह जाओ ना तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे ही एक साथ घूमते घूमते उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। दोनों अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में सब बता देते हैं। फिर उनके घर वाले मिलकर उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन निया को बटर चिकन खाने का बहुत मन करता है और वो अपनी सास कामिनी के पास जाकर अपनी ये इच्छा बताती है। माँ जी, मेरा ना बटर चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या हम आज खाने में बटर चिकन बना ले? क्या? बटर चिकन? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बटर चिकन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए?
चिकन? तेरा दिमाग तो ठीक है जो इस घर में चिकन बनाने की कह रही है। अरे हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कराएगी क्या? मगर माँ जी, मुझे तो बटर चिकन खाना बहुत पसंद है। मैं तो शादी से पहले भी खाती थी और ये बात तो अमन को भी पता थी। हे भगवान, कैसी बहू मिली है। हाय हाय, नॉनवेज खाने वाली। आने दो अमन को, आज उसकी खैर नहीं। शाम को अमन घर आता है और उसकी माँ कामिनी उस पर गुस्से से बरस पड़ती है। हाँ अमन, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे ये बता कि तुझे क्या ये बात पहले से पता थी कि निया नॉनवेज खाती है? ये बात जानते हुए भी कि हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, तूने ये बात बताना मुझे जरूरी नहीं समझा? अमन अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और निया को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके पूछने पर निया उसे सारी बात बताती है। तब अमन उससे कहता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने माँ के आगे बटर चिकन की बात ही क्यों की? मुझसे क्यों नहीं की? मुझे क्या पता था कि माँ जी इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देगी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी शाकाहारी है। वो माफ करना, मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि माँ को यह सब पसंद नहीं है। वो सब छोड़ो, अब बताओ कि क्या करें? मैंने जब से शादी हुई है ना, अभी तक बटर चिकन नहीं खाया और मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। अरे नाराज क्यों हो रही हो? मैं बाजार से जाकर अभी बटर चिकन ले आता हूँ। लेकिन माँ को ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि हम लोग चिकन खाते हैं। अमन बाजार से छुप छुपा कर निया के लिए बटर चिकन ले आता है और वो दोनों उसे मजे से खाते हैं। वक्त बीतता जाता है। दोनों पति पत्नी आए दिन अपने घर में चिकन लाकर खाते रहते, लेकिन एक दिन गलती से वो रात को खाना खाकर उसके बर्तन वहीं छोड़ देते हैं, जिसके अंदर चिकन की हड्डियां होती हैं। सुबह जब कामिनी उनके कमरे में आती है तब वो बर्तन में रखी हड्डियां देखकर आग बबूला हो जाती है। हाय राम, अरे मेरे तो कर्म फूट गए, पूरा घर अशुद्ध कर दिया इस नास बेटी ने। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? अरे पहले तो ये बता, ये सब क्या है? तूने भी बहू के साथ नॉनवेज खाना शुरू कर दिया ना? सब इस नास बेटी लड़की की वजह से हो रहा है। माँ जी, तो आपका बेटा भी कोई दूध का धुला नहीं है, ये भी मुझसे मिलने से पहले चिकन खाता था, अगर आपको पता ना हो। क्या ये पहले से नॉनवेज खाता है? ये बात तुम दोनों ने मुझसे अब तक छुपा के रखी। शर्म नहीं आई धर्म भ्रष्ट करते हुए, अपनी माँ से इतना बड़ा सच छुपाते हुए? वो मम, मैं बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे पहले तो तूने इस मांसाहारी लड़की से शादी कर ली और अब इसके साथ बैठकर वही सब खा रहा है। शर्म कर, शर्म। वक्त बीतता जाता है। अपनी माँ की बातें सुनकर अमन चिकन खाना बंद कर देता है, पर निया अपनी सास की बातों को अनसुना करके अपनी इस आदत को बरकरार रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ चिकन में बर्ड फ्लू की बीमारी फैल जाती है, जिसके कारण मार्केट में चिकन मिलना बंद हो जाता है और साथ ही अखबार और टीवी में भी इस बात की खबर आना शुरू हो जाती है। तो वहीं निया की चिकन खाने की तलब उसे परेशान करने लगती है और वो मार्केट से जाकर चिकन ले आती है और जल्दी से उसे बनाकर खा लेती है। थोड़े ही दिनों बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसे तेज बुखार, उल्टियां और थकान रहने लगती है और दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती ही जाती है। ये सब देखकर अमन और कामिनी जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहां उसके काफी सारे टेस्ट किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरी बहू ठीक तो है ना? जी देखिए, आपकी बहू को फ्लू हो गया है, क्योंकि इसने जो चिकन खाया था ना, उसे बर्ड फ्लू था और अब यही वायरस इनके अंदर आ गया है और अब इनका इलाज चल रहा है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है।
निया को काफी दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है और उसका इलाज होता है, जहां उसकी सास दिन रात उसकी सेवा करती है। अपनी सास का सेवा भाव और अपनापन देखकर निया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगती है। साथ ही वो नॉनवेज खाना भी हमेशा के लिए छोड़ देती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बटर चिकन वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे बटर चिकन इसी तरह इतना ज्यादा पसंद हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो उन्हें दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।